भाग एक। लड़के का नाम सेंटियागो था। जब वो अपनी भेड़ों के झुंड के साथ उस वीरान गिरजाघर में पहुंचा, तब शाम ढल रही थी। गिरजाघर की छत बहुत पहले कभी गिर चुकी थी और जिस स्थान पर कभी प्रार्थना सामग्री का कक्ष हुआ करता था, वहां अब चिनार का एक विशाल दरख्त उगाया था। उसने वहीं पर रात बिताने का फैसला किया। उसने टूटे दरवाजे से सारी भेड़ों को अंदर किया और उसके बाद वहां लकड़ी के कुछ लहटों से एक बाड़ तैयार कर दी, ताकि रात में भेड़ें बाहर निकलकर यहां वहां न भटकने पाए। वैसे उस इलाके में भेड़िए तो नहीं थे, लेकिन एक बार रात में एक भेड़ बाहर कहीं जा भटकी थी और लड़के को अगला पूरा दिन उसको तलाशते हुए बर्बाद करना पड़ा था। उसने अपनी जैकेट से फर्श को बुहारा और जो पुस्तक उसने अभी अभी पढ़कर समाप्त की थी, उसे तकिए की तरह इस्तेमाल कर लेट गया। उसने मन ही मन कहा कि अब से मुझे मोटी पुस्तकें पढ़नी होंगी। वे लंबे समय तक चलती हैं और उनके तकिए भी ज्यादा आरामदेह होते हैं। अभी अंधेरा ही था जब उसकी नींद खुली और जब उसने ऊपर की ओर देखा तो उसे टूटी हुई छत के पार तारे दिखाई दिए। मुझे कुछ देर और सोते रहना चाहिए था, उसने सोचा। उसने रात में वही सपना एक बार फिर देखा था जो एक हफ्ते पहले देखा था, और एक बार फिर वही हुआ था कि सपना पूरा होने के पहले ही उसकी नींद खुल गई थी। वो उठा और अपनी लाठी लेकर उन भेड़ों को जगाने लगा जो अभी भी सोई हुई थी। उसने देखा था कि उसके जागते ही उसके ज्यादातर जानवर भी हिलने ढुलने लगे थे, मानो कोई रहस्यमयी शक्ति थी जिसने उसके जीवन को उन भेड़ों के जीवन से बांध रखा था जिनके साथ वो पिछले 2 वर्ष गुजार चुका था, और भोजन पानी की तलाश में उनको इस गांव से उस गांव तक ले जाता रहा था। उनको मेरी इस कदर आदत पड़ चुकी है कि अब वे समझने लगी है कि मैं कब क्या करता हूं। वो बुदबुदाया। इस बारे में कुछ पल सोचने के बाद उसे लगा कि बात इसके उलट भी हो सकती है कि वो खुद ही उनकी दिनचर्या का आदी हो गया हो। लेकिन उनमें से कुछ भेड़ें ऐसी भी थी जिन्होंने जागने में थोड़ा ज्यादा वक्त लिया। उसने एक एक कर उनको अपनी लाठी से कोंचते हुए उनका नाम लेकर पुकारा। उसका हमेशा से ये विश्वास रहा था कि वो जो कुछ भी कहता है, भेड़ें उसे समझ लेती है। इसीलिए ऐसे वक्त भी आते रहे थे जब किसी पुस्तक को पढ़ते हुए उसे उसके जो हिस्से बहुत प्रभावित करते थे, वे हिस्से वो भेड़ों को पढ़कर सुनाया करता था। या ऐसे वक्त जब वो उनको चारागाहों में जीवन गुजारते गडरियों के अकेलेपन या खुशियों के बारे में बताता था। कभी कभी वो उनके सामने उन चीजों पर टिप्पणियां भी किया करता था जो उसने उन गांवों में देखी होती थी जहां से वे गुजरे होते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो उनसे सिर्फ एक ही बात करता रहा था, एक लड़की के बारे में जो उस गांव के एक दुकानदार की बेटी थी जहां वे 4 दिन बाद पहुंचने वाले थे। उस गांव में वो एक ही बार गया था, पिछले साल। वो दुकानदार कपड़ों की एक दुकान का मालिक था और वो हमेशा कहा करता था कि भेड़ों का ऊन उसी के सामने काटा जाए ताकि किसी तरह की कोई धोखाधड़ी न हो। उसके एक दोस्त ने उसे उस दुकान के बारे में बताया था और वो भेड़ों को लेकर वहां गया था। मैं कुछ ऊन बेचना चाहता हूं, लड़के ने दुकानदार से कहा। दुकान में ग्राहकों की भीड़ थी, इसलिए दुकानदार ने गडरिये से दोपहर बाद तक इंतजार करने को कहा। लड़का दुकान की सीढ़ियों पर बैठ गया और उसने अपने बैले से एक पुस्तक निकाल ली। मैं नहीं जानती थी कि गडरिये पढ़ना भी जानते हैं। उसके पीछे से एक लड़की की आवाज आई।
वो लड़की एंडालूसिया इलाके की खास पहचान लिए हुए थी। लहराते हुए काले बाल और मूर विजेताओं की फीकी सी याद दिलाती आंखें। हाँ, वैसे मैं पुस्तकों से ज्यादा अपनी भेड़ों से सीखता हूं, उसने जवाब दिया। उनके बीच 2 घंटे तक बातचीत होती रही, जिस दौरान लड़की ने बताया कि वो उस दुकानदार की बेटी है। उसने गांव के जीवन के बारे में बताया कि वहां हर दिन एक जैसा होता है। गडरिये ने उसे एंडालूसिया के देहातों के बारे में बताया और उन कस्बों की खबरें सुनाई जहां रुकता हुआ वो आया था। वो अभी तक भेड़ों से बतियाता आया था, इसलिए ये वार्तालाप एक सुखद बदलाव था। तुमने पढ़ना कैसे सीखा? बातचीत के दौरान लड़की ने पूछा। जैसे हर कोई सीखता है, उसने कहा, स्कूल में। अच्छा, अगर तुम्हें पढ़ना आता है तो फिर तुम निरे गडरिये क्यों हो? जवाब में लड़का कुछ यूं बुदबुदाया, जिससे वो उसके सवाल का जवाब टाल सकता। वो अच्छी तरह से जानता था कि लड़की उसकी बात कभी नहीं समझ पाएगी। उसने अपनी यात्राओं के किस्से जारी रखे और लड़की खौफ और अचरज से अपनी मूरी आंखें फाड़े उसकी बातें सुनती रही। जैसे जैसे समय बीतता गया, लड़के ने पाया कि वो कामना कर रहा था कि काश वो दिन कभी न बीते, लड़की का बाप उसी तरह व्यस्त बना रहे और उससे 3 दिन तक इंतजार कराता रहे। उसने पाया कि वो कुछ ऐसा अनुभव कर रहा था जैसा उसने उसके पहले कभी नहीं किया था। हमेशा हमेशा के लिए एक जगह पर टिककर रहने की आकांक्षा। उसे लगा कि काले बालों वाली उस लड़की के साथ उसके दिन कभी पहले जैसे नहीं रह जाएंगे। लेकिन आखिरकार वो दुकानदार प्रकट हुआ और उसने लड़के से 4 भेड़ों का ऊन काटने को कहा। उसने ऊन की कीमत चुकाई और लड़के से अगले बरस फिर से आने को कहा। अब सिर्फ 4 दिन बाकी थे जब वो एक बार फिर उसी गांव में पहुंचने वाला था। वो उत्तेजना से भरा हुआ था और उसी के साथ साथ असहज भी महसूस कर रहा था। क्या जाने वो लड़की उसे भूल ही चुकी हो। इस बीच न जाने कितने गडरिये आए होंगे और अपना ऊन बेच गए होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने अपनी भेड़ों से कहा। मैं दूसरी जगहों की कई दूसरी लड़कियों को जानता हूं, लेकिन उसका दिल जानता था कि इससे फर्क पड़ता है, और वो जानता था कि समुद्री मल्लाहों और घुमंतु विक्रेताओं की ही तरह गडरियों को भी कभी कभी कोई ऐसा कस्बा मिल ही जाता है जहां कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिससे मिलकर वे निश्चिंत खानाबदोशी के जीवन के आनंद को भूल जाते हैं। आसमान से सूरज झांकने लगा था और गडरिये ने अपनी भेड़ों से सूरज की दिशा में चलने को कहा। इनको कभी कोई फैसला नहीं लेना पड़ता, उसने सोचा। शायद यही वजह है कि वे हमेशा उसके करीब बनी रहती है। भेड़ों को तो सिर्फ भोजन और पानी से ही सरोकार था। जब तक लड़का एंडालूसिया में सबसे अच्छे चारागाह खोजने के काबिल बना रहेगा, वे उसकी दोस्त बनी रहेंगी। हां, उनके सब दिन समान होते थे। दिन उगने से लेकर दिन डूबने तक वही अंतहीन जैसा लगता समय, और उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई पुस्तक नहीं पढ़ी थी। और जब लड़का उनको शहरों के दर्शनीय स्थलों के बारे में कुछ बताता था, तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आता था। वे तो भोजन और पानी मात्र से संतुष्ट थी, और बदले में वे उदारतापूर्वक अपना ऊन, अपना साथ और कभी कभार अपना गोश्त दे दिया करती थी। लड़के ने सोचा, अगर मैं आज एक दैत्य बन जाता और उन्हें एक एक कर मार डालने का फैसला कर लेता, तो उनको तभी इस बात का एहसास होता जब ज्यादातर रेवड़ को काट डाला गया होता। वे मुझ पर भरोसा करती है और वे भूल चुकी है
कि उनको किस तरह अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मैं ही उनका भरण पोषण करता हूं। लड़के को अपने इन ख्यालों पर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, हो सकता है कि उस गिरजाघर और उसके अंदर उगे चिनार पर कोई भूत सवार हो। उसी की वजह से उसको वो सपना दोबारा दिखा हो, और उसी की वजह से उसे अपने इन वफादार साथियों पर गुस्सा आ रहा हो। उसने वो थोड़ी सी वाइन पी जो पिछली रात के भोजन के बाद बची रह गई थी, और फिर अपनी जैकेट को अपने शरीर के और करीब खींच लिया। वो जानता था कि अब से कुछ ही घंटे बाद, जब सूरज सिर पर आ चुका होगा, तब गर्मी इतनी बढ़ चुकी होगी कि उसे अपने रेवड़ को मैदानों से हॉककर ले जाना मुश्किल हो जाएगा। वो गर्मियों के दिन का वो वक्त होता था जब सारा का सारा स्पेन सो जाता था। गर्मी रात होने तक बनी रहती थी और उसे पूरे समय अपनी जैकेट को ढोना पड़ता था। लेकिन जब उसके मन में उसके बोझ को लेकर शिकायत का भाव पैदा हुआ, तो उसने याद किया कि ये जैकेट ही थी जिसकी वजह से वो भोर की ठंड का सामना कर पाता था। हमें बदलाव के लिए तैयार रहना जरूरी है, उसने सोचा, और उसके मन में जैकेट के वजन और गर्माहट के प्रति कृतज्ञता उमड़ आई। जैकेट का अपना एक उद्देश्य था और लड़के का भी अपना एक उद्देश्य था। उसके जीवन का उद्देश्य यात्रा करना था, और एंडालूसिया के इलाके में 2 साल तक सफर करने के बाद वो उस इलाके के सारे शहरों से वाकिफ हो चुका था। उसकी योजना थी कि इस यात्रा के दौरान वो उस लड़की को समझाएगा कि किस तरह एक साधारण गडरिया जानता है कि पढ़ना कैसे सीखा जा सकता है। वो उसे बताएगा कि उसने 16 साल की उम्र तक पाठशाला में पढ़ाई की थी। उसके माँ बाप चाहते थे कि वो पादरी बनता और इस तरह एक साधारण किसान परिवार के गौरव का स्रोत बनता। वे महज भोजन और पानी जुटाने की खातिर कड़ी मेहनत करते थे, जैसे ये भेड़ें करती है। उसने लैटिन, स्पेनिश और धर्मशास्त्र की पढ़ाई की थी, लेकिन बचपन से ही उसकी ख्वाहिश दुनिया को जानने की रही थी, और ये ईश्वर के बारे में जानने तथा आदमी के पापों को समझने से ज्यादा महत्वपूर्ण था। एक दोपहर जब वो अपने परिवार से मिलने पहुंचा, तो उसने किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपने पिता से कहा कि वो पादरी नहीं बनना चाहता, वो यात्रा करना चाहता है। भाग 1 समाप्त।